हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज टेस्ट नंबर 3 की। जो पिछले शाम को हमने एक आर्टिकल पढ़ा था द हिंदू एडिटोरियल का, उसी के बेसिस पर ये टेस्ट होगा। और ये टैगलाइन देख लीजिए, इंग्लिश इज़ फन। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से कहें, आप इस चीज़ को महसूस करें, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 3। तो सबसे पहले है कॉमन एरर का प्रश्न। तो देखिए, द ट्रेजेडी ऑफ 6 स्ट्रीवन बॉडीज ऑन द रेलवे ट्रैक इन महाराष्ट्र ऑन फ्राइडे मॉर्निंग हैज़ बीन इन द मेकिंग फॉर वीक्स नाउ. The center and several states have been engaged to flip-flops on facilitating the return of migrant workers to their homes. वैसे मैं बता चुका था कि क्या ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा नया है, आपने वो सेशन नहीं देखा है, तो ज़रूर मैं बता देता हूँ आपको इसके लिए। लेकिन आपको करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ उठाना है, पीडीएफ को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में इस सेशन पर आना है। तभी ये फ़ायदेमंद है, तभी आपको पता चलेगा। और जो भी आपका स्कोर हो, जितना भी स्कोर हो, बहुत सारे बच्चों से मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अगर 1 मार्क भी अगर उनका आया तो भी उन्होंने बताया, अगर उनके 2 नंबर आए हैं तो भी उन्होंने बताए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी कमियों को छिपा नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और वहाँ बताएं कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जो ट्रेजेडी हुई है 16 यहाँ पे स्ट्रीवन बॉडीज़, स्ट्रीवन का मतलब हमने देखा था बिखरा हुआ, स्प्रेड हुआ। 16 यहाँ बिखरी हुई बॉडीज़ पड़ी थी, लाशें पड़ी थी ऑन रेलवे ट्रैक पर। महाराष्ट्र की बात है, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तो ये जो चीज़ है, ये ट्रेजेडी है, ये मतलब काफ़ी सप्ताह से चल रहा था कि ऐसा हो रहा था, ऐसी इसकी मतलब काफ़ी सप्ताह से इस ओर ही बढ़ रहा था ये चीज़ें। द सेंटर एंड सेवरल स्टेट्स हैव बीन एंगेज टू फ्लिप फ्लॉप्स ऑन फैसिलिटेटिंग, फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा था, लगातार चेंज होना। तो केंद्र सरकार और अनेकों राज्य सरकारें जो हैं वो यहाँ पे लगातार फ्लिप फ्लॉप में थी, लगातार डिसीजन को चेंज करती आ रही थी। किसके लिए? फैसिलिटेट करने के लिए, अधिक आसान बना देने को बोलते हैं फैसिलिटेट, टू मेक समथिंग ईजियर। ये हमने डिस्कस किया था फैसिलिटेट के बारे में। तो यहाँ पे एंगेज्ड थी, किस काम में एंगेज थी? तो यहाँ आपको आना चाहिए इन। हमने डिस्कस भी किया था एंगेज इन क्या होता है, एंगेज विद क्या होता है, एंगेज टू क्या होता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, एंगेज टू का मतलब है तब लगेगा जब किसी से आप सगाई करते हैं, आप एंगेज्ड हैं किसी के साथ, इसका मतलब आपने सगाई कर लिया, बिट्रोथ्ड हैं। अगर विद लगता है इसका मतलब डील विद होता है, टैकल करने के अर्थ में आता है। और अगर एंगेज इन है इसका मतलब आप उस चीज़ में शामिल हैं, आप उस चीज़ में इंडल्ज्ड हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई जो ट्रेजेडी हुई, 16 यहाँ पे लाशें बिखरी हुई मिली रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र पर, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है ना। तो ये जो ट्रेजेडी हुई है ये मतलब रही है मेकिंग फॉर वीक्स। काफ़ी सप्ताह से ये खेल चल रहा था, काफ़ी सप्ताह से इस ओर ही बढ़ रहा था, क्योंकि मजदूर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो चला था। मजदूर अब मजबूर होकर निकल पड़ा था अपने घरों की ओर। फिर कह रहा है कि सेंटर और सेवरल स्टेट्स जो हैं, केंद्र सरकार और अनेकों राज्य जो हैं वो एंगेज्ड रहे हैं, वो मतलब लिप्त रहे हैं इस काम में। किस काम में? फ्लिप फ्लॉप्स में। लगातार वो बदलते रहे अपने व्यूज़, किस चीज़ को लेकर? फैसिलिटेट करने को लेकर वो सोच रहे थे, डिसीजन बना रहे थे, किस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स के रिटर्न को अधिक आसान बनाया जाए, कैसे प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजा जाए। तो यहाँ पे गलती दोस्तों हो गई है, 2 गलत है, डी आपका आंसर होगा। देखिए एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर डी आपने आंसर किया है लेकिन आपने यही नहीं किया है, ये नहीं सोचा है, तो भी आप इसको गलत मानिएगा। क्योंकि एग्जाम में केवल इतना ही उपयुक्त नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है कि केवल और केवल आप एरर लगा के आ जाते हैं कि डी है। ये तुक्का भी तो हो सकता है आपका। आपने यही सोचा था कि एंगेज में इन लगेगा, इतना कारण पता अगर आपको है तो आप उसको सही मानिए। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। Though it did not spare any effort to make spectacles out of unfolding pestilence, each government announcement about the lockdown threw even the educated people into a tailspin and required numerous clarification and amendments. क्या बोलना चाह रहा है देखो। तो ये कह रहा है कि दो, यद्यपि, इट डिड नॉट स्पेयर एनी एफर्ट, या यद्यपि इसने कोई प्रयास यहाँ पे शेष नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट के लिए था, स्पेयर का मतलब छोड़ना है, तो कोई भी प्रयास इसने अनअटेंडेड नहीं छोड़ा, सारे प्रयास किए। टू मेक स्पेक्टिकल्स आउट ऑफ एन अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस, कि लगातार जो पैर पसार रही महामारी है, पेस्टिलेंस का मतलब हमने नोट किया था, पेंडेमिक, एपिडेमिक इनको बोलते हैं। तो जो पैर पसार रही महामारी है उस के स्पेक्टेकल्स को आउट करने, मतलब उसमें कुछ ना कुछ निकालने का सारा प्रयास किया गया। लगातार कुछ ना कुछ दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहे थे जब से ये पैर पसार रही बीमारी। सब प्रयास गवर्नमेंट ने किए, फिर भी हर गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है लॉकडाउन के बारे में, उसने इवन एजुकेटेड पीपल को भी, शिक्षित लोगों को भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति में डाल दिया। टेलस्पिन का हमने पढ़ा था, कन्फ्यूज़न की स्थिति। और
रिक्वायर्ड न्यूमरस क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स, और उनको भी जरूरत थी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की और अमेंडमेंट्स की। तो यहाँ पे न्यूमरस शब्द है, न्यूमरस के साथ में आने वाली नाउन प्लूरल होगी, क्योंकि न्यूमरस का मतलब अनगिनत होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस। और एक और चीज तरीके से देख सकते हो आप कि एंड के राइट हैंड साइड आप देखिए, एंड के बाद में देखिए अमेंडमेंट्स आ रहा है, प्लूरल है, तो एंड के लेफ्ट में भी आपको वही नाउन लगानी है, प्लूरल लगानी है। एंड अपने दोनों तरफ चीजों को बैलेंस करता है, दोनों तरीकों से आपका आंसर होगा डी। आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में। A huge cost has already paid in lives and suffering, but even now there can be measures to mitigate the situation। तो कह रहा है एक बहुत बड़ी कीमत चुका दी गई है पहले ही। तो देखो एक बात देख लो, पे जो सब्जेक्ट वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहाँ है, देखा एक बार सर्च करने की कोशिश करो, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट इससे पहले नहीं है ना। बहुत बड़ी कीमत यहाँ चुकाई गई है जिंदगियों से, सफरिंग से, कष्ट में, लोग कष्ट में हैं, लोगों की जिंदगियाँ चली गई है, बहुत बड़ी कीमत इस रूप में चुकाई गई है। तो किसने चुकाई है कीमत ये नहीं पता है आपको, सब्जेक्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड नहीं है। अगर वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट नहीं होता है तो आप उसको मान लेते हैं वाक्य पैसिव वॉइस में है, और अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हैज के साथ में बीन लगेगा, तो हैज ऑलरेडी बीन पेड आना चाहिए। आपका आंसर होगा 1 नंबर, ए आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे दे रखा था बट नाउ इवन देयर कैन बी मेजर्स टू मिटिगेट द सिचुएशन, लेकिन अभी भी वो स्थिति है, अभी भी ऐसा हो सकता है कि इस स्थिति को मिटिगेट करने के स्टेप्स यहाँ पे चले जाएं, इसको कम करने के लिए कदम बढ़ाए जाए। मिटिगेट का मतलब कम करना है। अब हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम देखिए, मिटिगेट आ गया है, कम करना भी मैंने बताया है। हैप्लेस, हैप्लेस का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण होता है, अनफॉर्चुनेट को बोलते हैं। तो इन चार में से क्या होगा? एडमोनिश का मतलब डांटना होता है, स्कोल्ड करना होता है, तो ये तो नहीं होगा। प्रिविलेज्ड का मतलब फॉर्चुनेट होता है, जो सौभाग्यशाली है उसको बोलते हैं, तो अगर एंटोनिम पूछा होता तो डेफिनेटली हम ये कर सकते थे। सैक का मतलब नौकरी से निकाल देना है, फायर कर देना है, नौकरी से निकालना। सैक बोरा भी होता है, अगर नाउन के रूप में हो, वर्ब के रूप में हो तो नौकरी से निकाल देना होता है। स्नैक बिट दुर्भाग्यपूर्ण होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। इसके आगे मिटिगेट है, मिटिगेट का मतलब कम करना होता है, कम करने का देखो अग्रवेट का बढ़ाना, कोई भी चीज़ है, कोई भी मतलब कोई चीज़ खराब है उसको और अधिक खराब कर देने को अग्रवेट बोलते हैं। एग्जासर्बेट भी बराबर है इसके, जो काम एग्रवेट करता है वही एग्जासर्बेट करता है, दोनों सिनोनिम्स हैं। इम्पेयर का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, वीकन कर देना, और पैलिएट कम करना है, तो आपका आंसर ये होगा मिटिगेट का सिनोनिम पैलिएट। ठीक है, इसके बाद में इनडेलिबल का एंटोनिम बताता है। इनडेलिबल का मतलब बताया था मैंने कल आपको कि जिसे मिटाया न जा सके, अमिट हो। तो जिस चीज़ की छाप अमिट है इसका मतलब वो मेमोरेबल है, वो आपकी स्मृति में है, आप मतलब याद करने योग्य है, उसको आप भुला नहीं सकते हैं। अनफॉरगेटेबल मतलब इसको नहीं भुला सकते हैं, बराबर हो गई दोनों चीज़ें। आपको तो एंटोनिम बताना है। नोटेबल का नोट करने योग्य, महत्वपूर्ण। अनरिमार्केबल जो रिमार्केबल नहीं है, जो टिप्पणी करने लायक नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज़ें जल्दी मिट जाएंगी, वो मिटाने योग्य हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि अमिट है, वो मिट गई पहले से ही, क्योंकि रिमार्केबल नहीं है। आप मान लो किसी अपने ज़िंदगी में कोई भी विशेष काम होता है ना, कोई भी एक अद्भुत सा काम किसी दिन हो गया, तो वो यादें नहीं मिटती हैं। बाकी रूटीन का काम तो हमें याद ही नहीं रहता है कि क्या हमने खाया था ब्रेकफास्ट में, क्या हमने लंच में लिया था, कल क्या लिया था, परसों क्या लिया था, ये चीज़ याद नहीं होती क्योंकि वो रूटीन है, तो वो रिमार्केबल नहीं है। ऑनरस का मतलब कठिन है, कठिन के लिए देखो टफ सिनोनिम है। स्टिफ का मतलब भी कठोर होता है, तो ये तीनों सिनोनिम्स हो सकते हैं। अनप्लीजेंट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अनप्लीजेंट जो सुहावना ना हो, जो अच्छा ना लगे। तो कोजी, कोजी का मतलब होता है आरामदायक। ठीक है, जो इसमें अच्छा कंफर्ट मतलब कंफर्टेबल हो, अच्छा फील करे, उसको कोजी बोलते हैं। इसके बाद में नंबर 8 में बात करें तो मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरीली में देखो इसकी स्पेलिंग सही है। आर्बिट्रेरीली का स्वच्छंद तरीके से, मनमाने ढंग से, ये हमने बात की थी, सही स्पेलिंग है। सर्कमस्टेंसेस का परिस्थितियां होती है, स्पेलिंग सही है। स्पेक्टेकल्स चश्मा या दृश्य, स्पेलिंग सही है। इसेंशियल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एस नहीं आएगा, टी आएगा। इसेंशियल का सिग्निफिकेंट, वाइटल, इंपॉर्टेंट, ये सारे सिनोनिम होते हैं। ESSENTIAL इसेंशियल। फिर ब्लैंक की बात करें तो यहाँ पे दे रखा आपको दो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। तो दे रखा टू आर्ग्यू दैट दिस इज अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, ये आर्ग्यू करना, ये यहाँ पे वाद विवाद करना कि ये शताब्दी में एक बार ही हुआ है इवेंट, एक ऐसी घटना है जो कभी 100 सालों में एक बार होती है, और एक ऐसी घटना है जिसने मतलब यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी नहीं छोड़ा, डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी पकड़ लिया है। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को पकड़ा है जो नैपिंग है, ये हमने डिस्कस किया था, नैपिंग, क्योंकि जब दो काम साथ में हो,
है ना। और वैसे ये फ्रेज भी बनती है कि अगर आपने किसी को कैच किया है नैपिंग, इसका मतलब उसका ध्यान नहीं है, भटका हुआ है वो, है ना, वो मतलब केयरलेस है, ऐसी स्थिति में। तो अगर डेवलप्ड कंट्री नैपिंग है, डेवलप्ड कंट्री भी थोड़ा ढीला पड़ गई है, रिलैक्स हो गई है, तो उसको भी नहीं छोड़ा इसने, तो नैपिंग आपका आंसर आएगा। वर नैपिंग आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सो रही थी, वो झपकी ले रही थी, ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा। स्लीप आ नहीं सकता फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि दो क्रियाएं हैं, एक यहाँ पे आर्ग्यू करना है और ये कोर्ट भी दे रखा है, कोर्ट के बाद में एक और क्रिया जोड़नी है आपको, तो आईएनजी फॉर्म में ही लगेगी। एडवांसिंग का बढ़ रही है, जो कंट्री डेवलप्ड है पहले से, तो ये एडवांसिंग इसमें अप्रोप्रिएट है नहीं, तो इसलिए नैपिंग आप आंसर करेंगे। और एक अंतिम प्रश्न है, ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन मैनेज्ड बेटर, ये सब चीज़ें और भी अधिक अच्छे तरीके से मैनेज की जा सकती थी यदि सेंटर ने स्टेट के साथ काम किया होता, योजना बनाई होती। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, तो इफ़ या हैड में से आना चाहिए। आप इफ़ लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि कुड हैव बीन दे रखा है। जब कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव दे रखा होता है तो दूसरी तरफ आपको इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है। अगर मैं इफ़ लगा देता हूँ यहाँ पे तो ये वर्क्ड सेकंड फॉर्म रह जाती है यहाँ पे, जबकि अगर मैं हैड लगा देता हूँ तो हैड इफ़ का काम भी कर लेगा और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी, तो आपका आंसर होगा बी। अनलेस अनटिल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, ऐसा कोई यहाँ पे अर्थ नहीं आ रहा है। अनटिल समय के लिए आता है, अनलेस कंडीशन बताने के लिए आता है, दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, दोनों में से किसी के साथ भी नोट नहीं आता है, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे लगाने का कुछ प्रॉपर वर्ड ये है नहीं। तो ये इन सभी मतलब ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन मैनेज्ड, ये सभी चीज़ें जो है मैनेज की जा सकती थी अच्छे तरीके से यदि सेंटर ने स्टेट्स के साथ मिलकर योजना बनाई होती। किसके लिए? उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो जहां हैं वहीं रुकना चाहते थे, और उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ें कि जो चाहते थे कि उनको घर लौटा दिया जाए ऑर्डरली तरीके से, आराम से, व्यवस्थित तरीके से, तो उनके लिए व्यवस्था की जाती। तो यहाँ पे हेड आएगा क्योंकि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो ये आपका टेस्ट नंबर 3 रहा। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे टेस्ट नंबर 4 के साथ, और उससे पहले आज शाम को 5 बजे द हिंदू एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।